हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे और शुरुआत करेंगे फिजिक्स वाले पार्ट से। तो फिजिक्स जो है उसके पूरा समझेंगे। तो फिजिक्स से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे और फास्टली हम इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मात्रक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल और प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है। और अगर आपसे पूछा जाए दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो वह होती है पारसेक। कुछ यूनिट परीक्षा में पूछी जाती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶ समुद्र की गहराई को फैदम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? फैदम में। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। आगे हम बात करें कुछ यंत्रों के बारे में। बैरोमीटर क्या करता है? वायु दाब को मापता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है? दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है। सीस्मोग्राफ क्या करता है? सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है। और सोनार समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में सोनार किरणों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। सोनार तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें विद्युत धारा के बारे में, तो देखिए क्यूरी के ताप पर लो चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है? अनुचुंबकीय हो जाता है, क्योंकि उसमें लो चुंबकत्व के क्या हो जाते हैं? गुण नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और चालकता प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो ओम इनवर्स या 1/ओम चालकता की इकाई होती है। अगर विद्युत चालकता की बारे में बात करें, तो चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक, तांबे की उससे कम और लोहे की सबसे कम विद्युत चालकता क्या है इन धातुओं में? अगर तीनों में तुलना की जाए तो सबसे कम पाई जाती है। चुंबक के बारे में बात करें तो प्राकृतिक चुंबक जो होती है वो फेरिक ऑक्साइड होते हैं, Fe3O4 होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। बहुत ज्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। एक प्रश्न आता है कि जमी हुई नदी में जलीय जीव सुरक्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि जो पृष्ठ होता है उसके नीचे का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पर जलीय जीव क्या रह सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। अगर ऊष्मा संचरण की विधियों के बारे में पूछा जाए तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं: चालन, संवहन और विकिरण। ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन से होता है और तरल पदार्थ में ऊष्मा का संचरण संवहन से होता है। और जो विकिरण है वह ऊष्मा का संचरण प्रकाश के रूप में करती है। एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जल का असामान्य प्रसार। तो जल का असामान्य प्रसार से क्वेश्चन आता है कि यदि किसी बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन क्या होता है? कम होता है और घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जाने पर, तापमान जाने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। आगे हम बात करें, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तापमान के यदि प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ये इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। C/5F-32/9। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका कितना रह जाएगा? 10 किलोग्राम रह जाएगा। किसी लोलक का आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों पर आवर्तकाल क्या होता है? न्यूनतम होता है। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे ज्यादा होती है, गैस द्रव में उससे कम और गैसों में सबसे कम होती है। ध्वनि की जो इकाई है वो डेसिबल होती है। 30 डेसिबल फुसफुसाहट की ध्वनि होती है। 50 से 60 डेसिबल सामान्य बातचीत की ध्वनि होती है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। 90 डेसिबल से ऊपर कर्ण अप्रिय ध्वनि होती है। आगे हम बात करें इको के लिए। इको का अर्थ क्या होता है? देखिए कभी आपने कुएं में आवाज लगाई होगी तो वह आवाज हमारे पास लौट कर आती है, तो उसे हम इको कहते हैं। तो इको के लिए 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर हम आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को बांटे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। अपश्रव्य ध्वनि तरंगे,
श्रव्य ध्वनि तरंग, पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ऐसी ध्वनि तरंग जिन्हें हम सुन नहीं सकते, इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज, और जिन्हें हम सुन सकते हैं श्रव्य ध्वनि तरंगे, इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और ऐसी ध्वनि तरंगे जो हमारे स्वर्ण क्षमता से बाहर होती हैं और लेकिन आवृत्ति उसकी अधिक होती है, तो 20,000 हर्ट्ज होती है, लेकिन इनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, मस्तिष्क के ट्यूमर की जांच के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर हम ध्वनि की चाल के बारे में बात करें तो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। मानव के नेत्र न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष में हम बाईफोकस लेंस का उपयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों परिघटनाओं से मिलकर बनता है इंद्रधनुष। तो इन तीनों परिघटनाओं का उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना। अपवर्तन के उदाहरण भी सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपवर्तन के कारण क्या होता है? रात्रि में तारों का टिमटिमाना, पानी में पड़ी छड़ का टूटा हुआ दिखाई देना, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरणों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रेगिस्तान की मृग मरीचिका, अर्थात रेगिस्तान में दूर कहीं पानी होने का आवाज, और हीरे का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण संभव होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करते हैं, यूज के बारे में बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों का साइड मिरर लगाने में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम वाहनों की हेडलाइट, सर्च लाइट, दंत चिकित्सा का दर्पण और सेविंग मिरर बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसे अपनी लंबाई का आधा दर्पण लेना होगा, h/2 अपनी लंबाई का आधा दर्पण उसको लेना होगा। तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की क्या होती है, चाल होती है। और अभी अभी मैंने बताया आपको कि यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसे अपनी लंबाई का आधा दर्पण लेना होगा। पृष्ठ तनाव के बारे में बात करें तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें क्या हो जाती, वर्षा की जल की बूंदें क्या हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही पतली सुई पानी पर क्या होती है, तैरती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि गिरना प्रारंभ हो, अगर वह तेजी से गिरे तो आंधी तूफान की स्थिति को बताता है, और धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होने की संभावनाओं को बताता है बैरोमीटर का पाठ्यांक। और यदि हम बात करें केशकात्व के बारे में, तो केश का नली में जल का थोड़ा ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, केशकात्व कहलाता है। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी केशकात्व के कारण होता है। और दीपक जो हम जलाते हैं, लालटेन, दीपक, मिट्टी का तेल जो है, जो कपड़े की जो बत्ती होती है उसमें ऊपर की ओर जो चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है, केशकात्व के कारण ही ऊपर चढ़ता है। ऊर्जा रूपांतरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊर्जा रूपांतरण, डायनेमो या जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगर हम ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा है तो वह गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। यदि स्थिति के कारण ऊर्जा है तो वह स्थितिज ऊर्जा mgh, जहां पर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति की बात करें तो कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट। किसी वस्तु का पलायन वेग, पलायन वेग का मतलब होता है कि कितने वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए कि वह हमारे वातावरण को पार कर ले, अंतरिक्ष में चली जाए, कभी भी वातावरण में न लौटे। तो वह है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। गति के नियम के बारे में बात करें, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। तो उसके उदाहरण आ जाते हैं कि ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना, गाड़ी चलाने पर पीछे की ओर झुकना, पीछे की पीछे की ओर धक्का लगना, और कंबल को फटकारने पर धूल के कणों का अलग होना, ये जड़त्व नियम के उदाहरण है।
दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। रॉकेट का प्रणोदन तीसरे नियम पर आधारित है। बंदूक से गोली निकलने पर धक्का लगना भी जड़त्व गति के तीसरे नियम पर क्या है, आधारित है। अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल मतलब कि वृत्तीय गति में बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल है। इसी के कारण दूध से क्या होती है, क्रीम बाहर निकलती है, दही से मक्खन बाहर निकलता है और वॉशिंग मशीन से गंदगी बाहर निकलती है। अपकेंद्र बल के कारण बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा के बारे में करें तो नाभिकीय ऊर्जा में परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें यूरेनियम 235 नाभिक और प्लूटोनियम 239 नाभिक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगर परमाणु भट्टी के बारे में बात करें तो नियंत्रक का काम करने के लिए कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं, तो ग्रेफाइट की छड़ नियंत्रक का काम करती है और भारी पानी परमाणु भट्टी में नियंत्रक का क्या करता है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन ऊर्जा का क्या है, उदाहरण है। संलयन ऊर्जा का मतलब होता है हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब भी नाभिकीय संलयन ऊर्जा पर आधारित है। कुछ इकाइयां परीक्षा में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन, एक जूल बराबर होता है 10�7 अर्ग, एक मेगावाट बराबर होता है 10�6 वाट और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट। एक किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। तो ये कुछ यूनिट है जो परीक्षा में आपसे पूछी जाती है, याद रखना चाहिए। यदि कोई लिफ्ट नीचे गिरते समय डोरी टूट जाए तो वह स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है और व्यक्ति क्या करता है, भारीनता की स्थिति महसूस करता है। लेकिन यदि नीचे आ रही है तो नीचे आने वाला जो त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण के मान से क्या है, ज्यादा है, तो उस समय व्यक्ति जो है उछलकर लिफ्ट की छत से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कांच पर उपस्थित जल की बूंद के बीच आसंजन बल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि कांच और जल के मतलब अगर किसी कांच को जल में भिगोया जाए तो जल की बूंदें रह जाती है, तो वो बल कौन सा होता है, आसंजन बल। परम शून्य ताप 0 केल्विन ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है और 0 केल्विन ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान लीजिए कि कोई ताप डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, उसमें 273 जोड़ देंगे तो उसका मान कितना निकल के आ जाएगा, केल्विन में निकल के आ जाएगा। अगर आपसे प्राथमिक रंगों के बारे में पूछा जाए तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। फ्यूज तार के बारे में पूछा जाए तो टिन और लेड से टिन का 63% हिस्सा और लेड का 37% हिस्सा फ्यूज तार का निर्माण करता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध तो अधिक होता है लेकिन गलनांक क्या होता है, कम होता है और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि घरों में जो उपकरण लगाए जाते हैं उनको क्रम क्रम में लगाया जाता है तो समानांतर क्रम में उनको लगाया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी के जो देने वाले व्यक्ति हैं वह हैं जॉर्ज लेमेत्रे। रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सी किरणें मिलती हैं, अवरक्त किरणें। एक्स किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टगन ने एक्स किरणों की क्या की, खोज की और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मान आता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बहुत ही छोटे समय में फिजिक्स वाला जो पार्ट है उसका, जनरल साइंस का जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसका बहुत ही कम समय में हमने क्या किया, रिवीजन किया और यहाँ से ज्यादातर प्रश्न आते हैं और इनको आप थोड़े से समय में इसको रिवाइज करके आप इसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।